हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में मेरे प्यारे बच्चों और 20 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के एक वायरल पेपर लेकर आ गया हूं। अगर ये वायरल पेपर अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो 20 फरवरी को आप लोग 70 में 97 स्कोर करके आने वाले हो। कोड है 825 मेरे प्यारे बच्चों, JA कोड है मेरे प्यारे बच्चों। और एडमिट कार्ड लेकर जाना, एडमिट कार्ड पर से देखकर सही सही नाम और अनुक्रमांक यहाँ पे लिख लीजिएगा। और जब 2026 बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो सामाजिक विज्ञान में स्कोर आप चेक करके देख लीजिएगा कि आपका कम से कम मेरे प्यार 90 प्लस स्कोर रहने वाला है सामाजिक विज्ञान में। क्योंकि इस पेपर में जितने प्रश्न पूरा डिटेल में आप लोगों को सोल्यूशन कराने वाला हूं, एक भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं। और अगर इसको तैयार कर लेते हो तो मेरे प्यार 20 फरवरी को धुआं धुआं कर दोगे आप सामाजिक विज्ञान में। और मेरे प्यार बच्चों, समय है 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट तो बहुत अधिक हो गया। 3 घंटे से पहले इस पेपर को मेरे प्यार सॉल्व करके आप एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे। नीचे निर्देश दिया गया है। निर्देश में बोला है मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कि पहला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसका मतलब यह है कि शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। तो जब 20 फरवरी को आप जाइएगा पेपर देने के लिए तो 15 मिनट इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद जो जो क्वेश्चन आएगा उस पर ट्रिक लगाते चलिएगा और उन प्रश्नों को सबसे पहले आप लोगों को करना एक अच्छी हैंड राइटिंग में। इसके बाद दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें जितने प्रश्न दिए गए सारे के सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। कोई भी प्रश्न छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बोला कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है। एक तो आएगा सबसे पहले खंड अ, इसके बाद आएगा आपका खंड ब। चौथा बोला है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी या टोटल नंबरों की संख्या भी 20। 20 प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा क्योंकि एक प्रश्न 1 नंबर के लिए है। इसके बाद अगला है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। व्हाइटनर का प्रयोग मेरे प्यारों से किसी भी वर्ड को मिटाने के लिए, उसे छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑलरेडी बोल दिया इसने कि एक बार जब OMR शीट पे आप कोई भी ऑप्शन रंग देते हो तो आप रंग देते हो, न तो उसे काटना है न तो व्हाइटनर का प्रयोग करके उसे मिटाना है। इसके बाद है अगला, इसके बाद आएगा आपका खंड ब। खंड ब जो है वो 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक आएगा आपका वर्णात्मक पहला, एक आएगा वर्णात्मक दूसरा। और मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न रहेगा। मैं बताता हूं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न। प्रश्न संख्या 29 का क, 29 का ख, 5 नंबर 29 के क से, 5 नंबर 29 के ख से। 10 नंबर का तो मानचित्र ही पूछा जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारों जो डिटेल में मानचित्र आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न कितने नंबर का है। वो प्रश्न 1 नंबर का है या वो प्रश्न 2 नंबर का है या वो प्रश्न 4 नंबर का है या वो प्रश्न 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। देखिए अगला निर्देश क्या है। अगला निर्देश है कि दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका को मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। कह रहा है मेरे प्यार बच्चों की जो मानचित्र वाला आपको मिलेगा एक पेपर, उसको मानचित्र को अच्छे तरीके से भर लेना है और उसको भी उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना है। इसके बाद लास्ट निर्देश है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। जिनकी आंखें कमजोर है, जिनको आंखें से ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता है, उनके लिए मानचित्र संबंधित प्रश्न अलग से दिए गए हैं। पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट है। देखिए सबसे पहले खंड अ दिया हुआ है। खंड अ में दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए मेरे प्यारों बच्चों पहला प्रश्न क्या है, और इस प्रश्न को तो कई बार मैं पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारों बच्चों। जो डेली पढ़ते होंगे इसका जवाब तुरंत दे पाएंगे। पहला प्रश्न देखिए कितना सिंपल पूछा है। कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ऑटो वन बिस्मार्क का जो संबंध है मेरे प्यारे बच्चों किस देश से है, तो वो है आपका जर्मनी देश से। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, किस सन में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये भी प्रश्न कई बार पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो सन 1789 ईस्वी में हुआ है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न संख्या 3। कह रहा वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1944 की अगर हम बात करें, उस समय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो हुआ था अमेरिका में। कहां पर, अमेरिका में हुआ था। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अफ्रीका में जो रिंडर पेस्ट था मेरे प्यारे बच्चों एक बीमारी थी।
क्या था, एक बीमारी का नाम था। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5वां कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी हैं। डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किनको प्राप्त है, संघ को प्राप्त है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7वां। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7वां तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो लोकतंत्र से जो संबंधित है मेरे प्यार बच्चों वो वैध शासन भी है, पारदर्शी शासन भी है और उत्तरदायी शासन भी है, इसलिए डी वाला, इनमें से सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8वां। प्रश्न संख्या 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो संघ सूची में इन चारों ऑप्शन में से कौन विषय है, तो वह आप लोगों का प्रतिरक्षा है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, 26 जनवरी को। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10वां कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है, उत्तराखंड में की जाती है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो निम्न में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है, तो वह आपका हो जाएगा कहवा। कहवा मतलब काफी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो आधारभूत खनिज इन चारों ऑप्शनों में से कौन है, वह आपका लौह अयस्क। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 कि निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन इन चारों ऑप्शन में से कौन है, सौर ऊर्जा। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 कि भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, ठीक है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारत में कौन सा नगर जो है जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो उसे हम कहते हैं बेंगलुरु को। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां कि भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में परिवहन का प्रमुख साधन आपका सड़क परिवहन है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 17वां कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, तो जो औद्योगिक क्रियाएं होती हैं उन्हें हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 कि मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो वह है आपका श्रीलंका। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। वो मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20वां कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो वह है आपका स्थानीय कंपनियों को खरीदना। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया और 20 के 20 आपके बिल्कुल सही होने चाहिए परीक्षा में। इसके बाद आएगा आप लोगों का खंड ब, और खंड ब में सबसे पहला आया वर्णनात्मक पहला, और वर्णनात्मक पहला में प्रश्न संख्या 21 है, क्योंकि 20 के बाद प्रश्न संख्या 21 स्टार्ट हो जाएगा। बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर मिलेगा, 4 प्रभाव आपको बताने पड़ेंगे,
ठीक है। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया गया, तो मैं दोनों का आंसर बताऊंगा। पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले 4 प्रभाव बताने आपके। देखिए इसका आंसर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्णनात्मक पहला, और प्रश्न संख्या 21 का उत्तर लिखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी जो कि 1929 से लेकर 1933 के बीच चली के 4 प्रभाव थे। कौन कौन से 4 प्रभाव हैं? देखिए पहला हेडिंग डाल के लिखिएगा। पहला हेडिंग होगा कि कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट, ये हेडिंग है। इसके बाद पॉइंट लिखिएगा इसमें कि महामंदी के कारण विश्व बाजार में मांग घट गई, जिससे भारत में गेहूं, कपास जैसे कृषि उत्पादों के दाम बहुत गिर गए और किसानों की आय कम हो गई। इसके बाद दूसरा जो प्रभाव था वह था किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ा। इसमें लिखेंगे कि आय घटने के बावजूद किसानों को लगान और कर देने पड़े, जिससे वे साहूकारों के कर्ज में फंसते चले गए। तीसरा प्रभाव पड़ा निर्यात में कमी। इसमें लिखेंगे कि महामंदी के समय भारत का विदेशी व्यापार घट गया, निर्यात कम होने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई। और चौथा जो प्रभाव हुआ वह हुआ गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि। लिखेंगे कि उद्योगों और व्यापार में मंदी आने से रोजगार के अवसर घटे और लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। तो 4 प्रभाव पूछा था, चारों प्रभाव मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके एक प्रश्न और नीचे दिया गया है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर इसमें मिलेगा, इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देते हैं अथवा वाला का, कि आर्थिक जो वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, उत्तर में हेडिंग डालेंगे हम लोग कि वैश्विक आर्थिक महामंदी जो कि 1929 से लेकर 1933 के बीच चला, उनके कारण कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण है अत्यधिक उत्पादन। इसमें लिखेंगे कि उद्योगों और कृषि में उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन लोगों की जो क्रय शक्ति कम होने से वस्तुएं बिक नहीं पाई। दूसरा कारण था कि अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट। ठीक है, लिखेंगे शेयरों में अंधाधुंध सट्टेबाजी के कारण 1929 में शेयर बाजार धराशायी हो गया, जिससे बैंक और कंपनियां दिवालिया हो गई। और तीसरा जो कारण था वो था ऋण व्यवस्था का पतन। लिखेंगे कि अमेरिका द्वारा अन्य देशों को दिए गए ऋण वापस मांगे गए, जिससे विश्व व्यापार और उद्योग प्रभावित हुए। इसके बाद चौथा कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी। लिखेंगे कि देशों ने संरक्षणवादी नीतियां अपनाई, आयात का शुल्क बढ़ाए, जिससे वैश्विक व्यापार और अधिक सिकुड़ गया। तो 4 कारण पूछा था, चारों कारण हेडिंग बनाकर मैंने बहुत अच्छे पॉइंट लिखा है और याद भी हो जाएगा आप लोगों को। तो चलिए प्रश्न संख्या 21 कंप्लीट हो गया, मैंने दोनों आंसर बता दिया, और आपका मन जो भी याद करके जाओ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22, कह रहा है कि उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है। 4 नंबर। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके नीचे प्रश्न दिया गया है, मैं आंसर दोनों को बताऊंगा। पहले ये वाला देखिए, उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है। तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 22 का उत्तर लिखेंगे कि उत्तरदायी शासन वह शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार अपने कार्यों, निर्णयों और नीतियों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार को संसद और जनता के सामने अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ता है। चुनावों के माध्यम से जनता सरकार का चयन करती है और असंतोष होने पर उसे हटा भी सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस और विपक्ष सरकार को उत्तरदायी बनाए रखते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना ही आप लोगों को पॉइंट लिखना है। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए 4 नंबर मिलेगा, किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करना है राजनीतिक दलों के। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अगर देखिए लिखा है ना अथवा करके, तो 4 यहाँ पे कार्यों का उल्लेख पूछा था। तो देखिए पहला होगा कि चुनाव लड़ना और उम्मीदवार खड़े करना। इसमें लिखेंगे कि राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। इसके बाद दूसरा लिखेंगे नीतियां और कार्यक्रम बनाना। इसमें लिखेंगे कि दल जो होता है जनता के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम तैयार करते हैं। तीसरा लिखेंगे कि सरकार का गठन करना और संचालन करना। इसमें लिखेंगे
कि बहुमत मिलने पर राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं और देश का शासन चलाते हैं। और चौथा लिखेंगे इसमें कि जनमत का निर्माण करना। इसमें लिखेंगे कि राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को उठाकर जनमत तैयार करते हैं और जनता को जागरूक करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई दो कारण लिखिए। 4 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है, पहले इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई दो कारण लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका दो कारण देखते हैं। तो देखिए यहां पे प्रश्न संख्या 23 है ना, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग यहां पे कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा के आधारभूत होने के दो कारण हैं। कौन कौन से? पहला कारण है, हेडिंग बनाइएगा, उद्योगों के संचालन के लिए आवश्यक। लिखेंगे कि कारखानों, मशीनों और उत्पादन कार्यों को चलाने के लिए ऊर्जा अनिवार्य है। बिना ऊर्जा के औद्योगिक उत्पादन संभव नहीं है। दूसरा लिखेंगे कि परिवहन और संचार के विकास में सहायक। इसमें लिखेंगे कि परिवहन साधन जैसे रेल, सड़क, जहाज और वायुयान ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक प्रश्न दिया है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? दो कारण लिखिए। इसका जवाब दे दीजिए, ये भी 4 नंबर के लिए है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि देखिए अथवा करके है ना, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें देश की जीवन रेखा कहा जाता है। इनके माध्यम से कच्चा माल उद्योगों तक, तैयार माल बाजारों तक पहुंचाया जाता है, जिससे व्यापार और औद्योगिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं। संचार के साधनों से सरकार, व्यापार और जनता के बीच संपर्क बना रहता है, जिससे प्रशासन प्रभावी होता है। इसके अलावा दूर दराज क्षेत्रों को आपसी जुड़ाव बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और आर्थिक विकास को बल मिलता है। और पूछा था हमसे क्या कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? 2 कारण लिखिए। ठीक है, 2 कारण भी पूछा था तो 2 कारण देखिए। पहला कारण लिखेंगे आर्थिक गतिविधियों को गति देते हैं। लिखेंगे कि परिवहन और संचार के साधनों से कच्चा माल उद्योगों तक तथा तैयार माल बाजारों तक पहुंचाता है, इससे व्यापार, उद्योग और कृषि का विकास होता है। और दूसरा लिखेंगे इसके कारण कि राष्ट्रीय एकता और प्रशासन को मजबूत करते हैं। इसमें लिखेंगे कि संचार के साधनों से सरकार और जनता के बीच संपर्क बना रहता है, दूर दराज क्षेत्रों का देश से जुड़ाव बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है। तो 2 कारण भी पूछा था, 2 कारण भी मैंने यहाँ पे बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 कि अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो पीछे अथवा करके दिया है, तो पहले इसका देख लीजिए। कह रहा है कि अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षण लिखेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 24 कि अच्छे बाजार के 2 लक्षण कारण सहित। देखिए पहला है कि पर्याप्त प्रतिस्पर्धा। इसमें लिखेंगे कि अच्छे बाजार में अनेक विक्रेता और क्रेता होते हैं। प्रतिस्पर्धा होने से वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण रहती है और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं मिलती है। और दूसरा लिखेंगे सही और पूर्ण जानकारी की उपलब्धता। इसमें लिखेंगे कि अच्छे बाजार में उपभोक्ताओं को वस्तुओं की कीमत, गुणवत्ता और मात्रा की सही जानकारी मिलती है। इससे उपभोक्ता ठगे जाने से बचते हैं और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। चलिए 2 यहाँ पे लक्षण पूछा था, दोनों लक्षण मैंने यहाँ पे बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो पीछे एक प्रश्न और दिया गया है। देखिए दिया है ना, अगर वो नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक प्रश्न और है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर इसमें मिलेगा। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए अथवा करके यहाँ पे नहीं डालेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियां कौन कौन सी हैं। पहला विधि लिखेंगे संयुक्त उपक्रम। लिखेंगे इसमें
कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर पूंजी निवेश करती है और उत्पादन करती है। और दूसरा विधि है स्थानीय कंपनियों का अधिग्रहण। लिखेंगे वे भारत की मौजूद कंपनियों को खरीदकर या उनमें हिस्सेदारी लेकर निवेश करती हैं। और तीसरा इसमें लिखेंगे कि नई इकाइयों की स्थापना। लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में नए कारखाने या उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं। और चौथा है आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से निवेश। इसमें लिखेंगे कि भारतीय छोटी कंपनियों से कच्चा माल या सेवाएं लेकर उत्पादन श्रृंखला का विस्तार करती हैं। चलिए मेरे प्यारों, ये भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे वर्णात्मक दूसरे की तरफ। वर्णात्मक दूसरा बोला है कि उत्तर लगभग 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है कि असहयोग आंदोलन के कारणों एवं उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर आपको मिलेगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके प्रश्न और दिया है, हम आंसर दोनों को बताएंगे। तो पहले देखते हैं इसका कि असहयोग आंदोलनों के कारणों एवं उसके प्रभावों का उल्लेख करना है। चलिए कारण और प्रभाव दोनों बताना है। तो वर्णात्मक दूसरा प्रश्न संख्या 25। सबसे पहले हम लोग कारण देखेंगे इसका। तो पहला हेडिंग होगा कि खिलाफत आंदोलनों का समर्थन। इसमें लिखेंगे कि भारत के मुसलमानों ने ओटोमन खलीफा के संरक्षण के लिए आंदोलन की मांग की। ठीक है। इसके बाद दूसरा है संपूर्ण स्वराज की चाह। इसमें लिखेंगे कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार में स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी। तीसरा कारण है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और अन्य अत्याचार। इसमें लिखेंगे कि जो ब्रिटिश अत्याचारों ने असहयोग की भावना को बढ़ाया। चौथा कारण था कि गांधी जी का नेतृत्व और अहिंसक आंदोलन का विचार। इसमें लिखेंगे हम लोग कि महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के आधार पर आंदोलन चलाया। तो ये तो कारण थे। अब इसके प्रभाव भी बताना है। तो पहला प्रभाव लिखेंगे ब्रिटिश शासन का दबाव। लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को नीतियों में नरमी के लिए मजबूर किया। इसके बाद दूसरा है प्रभाव जन जागरण। इसमें लिखेंगे कि देश में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जनता के जागरूकता और भागीदारी बढ़ी। तीसरा है राष्ट्रीय एकता। लिखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई। चौथा लिखेंगे असफलताओं के बावजूद संगठनात्मक अनुभव। लिखेंगे कि आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने में मदद की। चलिए अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके दिया है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। 6 नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कारण पूछा है तो अथवा करके हेडिंग डालेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण। पहला कारण है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष। हेडिंग बनाकर लिखिएगा इसमें कि ब्रिटिश सरकार की कठोर नीतियां, भारी कर, भूमि उपज कर और ग्रामीण जनता पर अन्य अत्याचारों ने लोगों में असंतोष पैदा किया। किसान, मजदूर और छोटे व्यवसायी आर्थिक संकट में फंस गए, जिससे ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध की भावना बढ़ी। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरा हेडिंग है कि शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता। शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता। इसमें लिखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेजों ने भारतीयों में आधुनिक विचार और राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। यह शिक्षा उन्हें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों से परिचित कराती थी। इसके बाद तीसरा लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। इसमें लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और यूरोप के लोकतांत्रिक आंदोलनों ने भारतीयों को प्रभावित किया। उन्हें यह समझ में आया कि संगठित प्रयास से शासन और समाज में बदलाव संभव है। और चौथा लिखेंगे कि अर्थव्यवस्थाओं पर ब्रिटिश नीतियों का दुष्प्रभाव। इसमें लिखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों का विपरीत प्रभाव पड़ा। कृषि और कुटीर उद्योगों को नुकसान हुआ, जिससे आर्थिक असंतोष और राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई। इसके बाद पांचवा लिखेंगे, लास्ट हेडिंग है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। लिखेंगे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारकों ने जाति भेद, अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आंदोलन चलाए। इनके प्रयासों ने राष्ट्रीय भावना और समानता की सोच को मजबूत किया।
क्लियर है। चलिए 150 शब्दों में लिखना था, 6 नंबर का है इसलिए मैंने डिटेल में बताया। इसके बाद एक प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है कि संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चलिए पहले इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, अगर नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न और इसको कर लीजिएगा। तो पहले ये वाला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संघवाद क्या है। तो संघवाद का अर्थ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि संघवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। इस व्यवस्था में दोनों स्तर की सरकारें स्वतंत्र रूप से कुछ क्षेत्रीय और कुछ केंद्रीय शक्तियों का प्रयोग करती हैं। संविधान दोनों सरकारों के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट करता है, जिससे दोनों स्तरों की सरकारें अपनी अपनी सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती हैं। चलिए संघवाद तो मैंने बता दिया, इसकी विशेषता भी पूछा है तो देखिए इसकी विशेषता भी लिखेंगे कि संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो लिखेंगे पहली विशेषता कि सत्ता का विभाजन, लिखेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। दूसरा लिखेंगे विशेषता की संवैधानिक प्रावधान, लिखेंगे कि संघीय ढांचे और शक्तियों का विवरण संविधान में निहित होता है। तीसरा है कानून बनाने की स्वतंत्रता, लिखेंगे केंद्र और राज्य अपनी अपनी सूची में शामिल विषयों पर स्वतंत्र रूप से कानून बना सकते हैं। और चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखेंगे केंद्र और राज्य के बीच विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इसके बाद लिखेंगे पांचवा कि समानता और असहयोग, लिखेंगे संघीय और राज्य सरकारें देश के विकास और एकता के लिए सहयोग करती हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो एक प्रश्न और है कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए, 6 नंबर मिलेगा। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देते हैं। देखिए अथवा करके लिखेंगे उसका उत्तर कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है और सरकार जनता के माध्यम से चुनी जाती है। यह अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जनता को निर्णय लेने और सरकार का मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित रहते हैं, जबकि तानाशाही या निरंकुशवाद शासन में जनता पर प्रतिबद्ध और भय का वातावरण होता है। और लिखेंगे उसी में कि लोकतंत्र में सरकार जवाबदेही होती है और जनता असंतोष होने पर चुनावों के माध्यम से उसे बदल सकती है। यह समानता और न्याय को बढ़ावा देता है और समाज में विचारों की विविधता को स्वीकार करता है। इसके अलावा लोकतंत्र विकास, सामाजिक कल्याण और कानून की श्रेष्ठता सुनिश्चित करता है। इस प्रकार लोकतंत्र शासन न केवल जनता के अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि समान अवसर, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करके अन्य व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, मृदा संरक्षण के उपायों को सुझाइए। 6 नंबर मिलेगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके एक प्रश्न और नीचे दिया गया है, मैं आंसर दोनों को बताऊंगा। पहले ये वाला देखिए, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, मृदा संरक्षण के उपायों को समझाइए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 27। लिखेंगे कि मृदा अपरदन का अर्थ, इसमें लिखेंगे हम लोग कि मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत हवा, पानी या मानव गतिविधियों के कारण बहकर नष्ट हो जाती है। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। अधिक मृदा अपरदन से नदियों में तलछट जमा होता है और जल स्रोतों की क्षमता जो है वो घटती है। लिखेंगे इसके उपाय पूछा था, लिखेंगे मृदा संरक्षण के उपाय। पहला लिखेंगे कि वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण, लिखेंगे पेड़ और झाड़ियां मृदा को बांधकर अपरदन को रोकती हैं। इसके बाद आगे उसी में लिखेंगे दूसरा लिखेंगे कि ढलानों पर कटाव नियंत्रण, लिखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती अपनाना। इसके बाद तीसरा है बांध और जलाशय बनाना, लिखेंगे नदियों और नालों पर मिट्टी बहने से रोकने के लिए बांध या जलाशय बनाना। इसके बाद चौथा है आवरण और पोषक फसलें, आवरण और पोषक फसलें, लिखेंगे जमीन ढकने वाली फसलें मृदा को रक्षण से बचाती हैं।
पांचवा है जल संचयन तकनीकें, लिखेंगे कि वर्षा जल का संचयन और तालाबियां बनाना। क्लियर है। चलिए अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला कर सकते हैं कि भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपायों को सुझाइए, 6 नंबर। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो अथवा करके देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत में मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी की पैदावार बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला उपाय है कि उच्च उपज देने वाली जातियां और बेहतर बीज, लिखेंगे कि रोग प्रतिरोधक और उच्च उपज देने वाली बीज जातियों का उपयोग। दूसरा लिखेंगे सिंचाई की सुविधाएं, लिखेंगे कि नहर, ट्यूबवेल और वर्षा जल संचयन से खेतों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके बाद तीसरे हेडिंग लिखेंगे संतुलित उर्वरक और खाद का प्रयोग। इसमें लिखेंगे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और रोपण सुनिश्चित करने के लिए जैविक और रासायनिक उर्वरक का सही मात्रा में उपयोग। चौथा लिखेंगे आधुनिक कृषि तकनीकें, लिखेंगे बेहतर उपकरण और तंत्र आधारित खेती अपनाकर उत्पादन बढ़ाना। इसके बाद पांचवा लिखेंगे कि कीट और रोग नियंत्रण, फसल को कीट, फंगस और अन्य रोगों से बचाने के लिए उचित कीटनाशक और तकनीक का उपयोग। इसके बाद लिखेंगे अगला हेडिंग विभिन्न फसल प्रणालियां, लिखेंगे फसल चक्र और मिश्रित खेती अपनाकर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और उत्पादन बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालिए। कितने नंबर? 6 नंबर मिलेंगे। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके प्रश्न और है, पहले इसका उत्तर देखते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 28, लिखेंगे मानव विकास सूचकांक का क्या अर्थ होता है। लिखेंगे कि मानव विकास सूचकांक HDI एक ऐसा संकेतक है जो किसी देश में जनसंख्या के समग्र विकास और जीवन स्तर पर मूल्यांकन करता है। यह केवल आर्थिक विकास जैसे प्रति व्यक्ति आय तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को भी ध्यान में रखता है। HDI यह दर्शाता है कि लोग अपने जीवन में कितनी गुणवत्ता और विकास की स्थिति प्राप्त कर पा रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगली हेडिंग रहेगी HDI के प्रमुख अवयव। ठीक है, अवयव भी पूछा था तो लिखेंगे इसमें पहला आय स्तर, लिखेंगे कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर लोगों की जीवन स्तर की स्थिति का मूल्यांकन। इसके बाद दूसरा लिखेंगे शिक्षा, लिखेंगे पढ़ाई और साक्षरता दर औसत स्कूल में बिताए गए वर्ष और प्रवेश दर के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता मापी जाती है। इसके बाद तीसरा है स्वास्थ्य, लिखेंगे औसत जीवन प्रत्याशा के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता का आंकलन। चलिए इसके बाद अगर प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके पीछे एक प्रश्न दिया गया उसको आप कर सकते हो। देखिए क्या दिया है कि असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखना है। ठीक है, इसका उत्तर दे सकते हो। तो लिखेंगे इसका अथवा करके कि असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक समाज में सामाजिक भेदभाव के शिकार रहते हैं। इसका प्रमुख कारण कानूनी संरक्षण का अभाव है। यह श्रमिक अक्सर औपचारिक रोजगार के नियत और श्रम कानूनों के तहत नहीं आते, जिससे उन्हें न्यूनतम मजदूरी, बीमा, पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिलते। इसके बाद लिखेंगे कि दूसरा कारण शिक्षा और जागरूकता की कमी, लिखेंगे असंगठित क्षेत्रों के अधिकांश श्रमिक अशिक्षित या कम शिक्षित होते हैं। वे अपने अधिकारों और श्रम कानूनों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जिससे उन्हें आसानी से शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके बाद तीसरा लिखेंगे इसका कि तीसरा कारण होगा कि तीसरा कारण यह है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता, जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर उन्हें समान अवसर नहीं मिलते। काम के स्थान पर भी उन्हें अक्सर ऊंचे पदों या लाभों से वंचित रखा जाता है। आर्थिक असमानता के कारण उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में भी सीमित अवसर मिलते हैं, और इन सभी कारणों से असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक समाज और अर्थव्यवस्था में समान अधिकार और अवसरों से वंचित रहते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ेंगे मानचित्र की तरफ। ठीक है, दिया है मानचित्र संबंधित प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 29 का क। बोला है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधे आधे अंक निर्धारित है। देखिए मेरे प्यारे, जो पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में कहां पे हुआ था मेरे प्यारे? तो मद्रास में हुआ था। तो आप यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूं, इसको नोट कर लो, मद्रास में। अब इस मद्रास को आपको मानचित्र पे दर्शाना है कि मद्रास का लोकेशन कहाँ है। तो मद्रास का जहां पे भी लोकेशन होगा उसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाकर उसके आगे मद्रास लिख दीजिएगा। दूसरा है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून मेरे प्यार को तोड़ा दांडी में, महात्मा गांधी। तो दांडी को अब लोकेशन में आपको सही लोकेशन पे दर्शा देना है, दांडी को इस चिन्ह के द्वारा। तीसरा है कि वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो जलियांवाला बाग की घटना कहां घटी मेरे प्यारों? तो वह घटा था अमृतसर में। कहां पे? अमृतसर में घटा था। तो अब अमृतसर को आपको उस लोकेशन को दर्शा लेना है कि अमृतसर का लोकेशन कहां है मानचित्र पर, इस चिन्ह के द्वारा। इसके बाद चौथा है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन कहां हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? वो हुआ था आपका चंपारण में। कहां पे? चंपारण में। अब चंपारण को सही लोकेशन पे दर्शा देना है, किस चिन्ह के द्वारा? जो ऊपर मैंने बताया आप लोगों को। पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों कि वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहां पे? लाहौर में हुआ था। कहां पे? लाहौर में मेरे प्यारे बच्चों। आपको लाहौर को इस चिन्ह के द्वारा मानचित्र पे दर्शा देना है। अब आएगा 29 का ख। बोला है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र से निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का एक अभ्यावरण इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो पश्चिम बंगाल का कोई भी एक अभ्यावरण इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। तो मैं बता देता हूं बल्लभपुर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं बल्लभपुर। आप लोकेशन पे दर्शा दीजिएगा इस चिन्ह के द्वारा। बल्लभपुर क्या है, लिखा हुआ? बल्लभपुर लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह को इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, कोई भी एक बंदरगाह। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, चेन्नई में एक बंदरगाह है, आप इस नाम से दर्शा सकते हो, चेन्नई। ठीक है, इसके बाद तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों कि राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला जिसे अरावली, ठीक है, अरावली, ठीक है, इसको आप मानचित्र पे दर्शा देना, अरावली को। इसके बाद है ओडिशा का एक लौह अयस्क क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो ओडिशा झारखंड पट्टी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ओडिशा झारखंड पट्टी में बोल देता हूं, आप नोट कर लो। इसके बाद पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों कि नर्मदा नदी पर बना बांध को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो आप सरदार सरोवर बांध मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हो, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध मेरे प्यारे बच्चों। अब ये मानचित्र का पूरा मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो गया। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर को आप लोगों को तैयार करना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।